हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोसेंट क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग कौटिल्य जीएस यानी प्रदीप सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट यह सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस सेट का हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो बिहार एसएससी हो या रेलवे हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इसका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, इस सेट को जरूर लगाइएगा। तो आइए आज हम लोग इसका सेट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारे चैनल पे दोस्तों रहमान सर और खान सर के भी बिहार दरोगा का वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि के वेग पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि के वेग पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे दाब घटे या बढ़े, इस पर ध्वनि के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि अगर किसी का घनत्व अगर कम हो और आर्द्रता अगर अधिक है तो ध्वनि का वेग उसमें अधिक होगा। कम घनत्व में ध्वनि का वेग अधिक होता है, अगर आर्द्रता अधिक हो तो ध्वनि का वेग अधिक होगा। अगर घनत्व अधिक हो जाएगा, घनत्व अधिक होगा और आर्द्रता कम हो जाएगा तो ध्वनि का वेग कम होगा। ध्वनि का वेग कम होगा, यानी घनत्व अधिक होने पे ध्वनि का वेग कम होता है, घनत्व कम होने पे ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, आर्द्रता अधिक होने पे ध्वनि का वेग अधिक होगा और आर्द्रता कम होने पे ध्वनि का वेग कम होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा और कार्य का इकाई है। ऊर्जा और कार्य का इकाई है। शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट और कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। 1 किलोवाट घंटा इक्वल हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? चुंबक के द्वारा लगाया गया बल गैर संपर्क बल का एग्जाम्पल है। गैर संपर्क बल का एग्जाम्पल है। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा के बूंद का सामना करते हैं। सूर्य पीछे रहता और हम वर्षा के बूंद का सामना करते हैं। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 5 नंबर। रात्रि के समय फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है? यानी रात्रि में फोटो लेना या धुंध या कोहरे के समय फोटो लेना किससे संभव है? तो यह अवरक्त किरण की वजह से संभव है। अवरक्त किरण की वजह से हम रात्रि में भी फोटो ले सकते हैं और धुंध और कोहरे में भी फोटो को ले सकते हैं। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया है। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया है। पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज किया गया। पैरामैग्नी किरण की खोज रिटर के द्वारा किया गया था और बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। आगे देखिए 6 नंबर। तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? यानी तापमान के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यह 7 एसआई आधार राशियों में से एक है। बिल्कुल सही है। यह 7 मूल मात्रकों में से तापमान भी एक है। इसे एसआई से डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। बिल्कुल गलत है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन में मापा जाता है। केल्विन में मापा जाता है। तापमान बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन होता है। तो इसमें से 2 नंबर गलत है। टक्कर के दौरान क्या होगा? तो टक्कर के दौरान संवेग संरक्षित रहता है। टक्कर के दौरान संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। निम्न में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। परमाणु क्रमांक से हम किसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं? तो न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों बराबर होता है और इससे हम न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है? तो हीरे में सहसंयोजक बंधन होता है। हीरा में सहसंयोजक बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इन चारों ऑप्शन में से भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन है? अम्ल और क्षार के मिलने से साल्ट बन जाता है। यह रासायनिक परिवर्तन है। पानी और अम्ल का मिश्रण, यह भौतिक परिवर्तन है। पानी और अम्ल का मिश्रण भौतिक परिवर्तन है। आयनिक बंधन सदैव किसके बीच बनता है? तो आयनिक बंधन सदैव, आयनिक जो बंधन होता है वह सदैव
धातु और अधातु परमाणुओं के बीच बनता है और यह जो है यह वैद्युत संयोजी बंधन के माध्यम से होता है। वैद्युत संयोजी बंधन यह सिर्फ धातु और अधातु के बीच में होता है। अगर यही पूछता है कि सहसंयोजी बंधन किसके बीच होता है, तो सहसंयोजी बंधन सिर्फ अधातु और अधातु परमाणुओं के बीच में होता है और आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच में होता है। सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें केवल हीलियम गैस होता है, बिल्कुल गलत है। इसमें केवल हीलियम गैस नहीं होता है। यह प्लाज्मा अवस्था यानी पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में रहता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा मुक्त होता है, तो यह भी सही है। इसमें से 2 और 3 सही है, बी और सी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका उष्मीय मान अधिक होता है, तो उष्मीय मान किसका अधिक होगा, तो हाइड्रोजन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल कैसा होगा, तो इसका जलीय घोल क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल क्षारीय प्रकृति का है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लोवेजियर के द्वारा दिया गया है, लोवेजियर के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन रोस्टिंग या निस्तापन का उत्पाद है, रोस्टिंग या निस्तापन का उत्पाद कौन है, तो इसका उत्पाद धातु कार्बोनेट हो जाएगा, धातु का कार्बोनेट इसका उत्पाद है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। और यह जो क्वेश्चन 17 नंबर यह बदनाम क्वेश्चन है और यह इसलिए यह सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार के किसी भी एग्जाम हो, इस सभी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर को मुलायम होता है और इसे ठोस बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर को मिलाया जाता है। 18 नंबर में मिलान करना है, एक तरफ विटामिन दिया गया, दूसरी तरफ हीनता या रोग दिया गया है। रेटिनॉल जिसे विटामिन ए कहते हैं और इसकी वजह से नेत्र सूख कर लाल होने लगता है। टेकेफेरॉल जिसे विटामिन ई कहा जाता है और इसकी वजह से बांधता रोग होता है, यानी प्रजनन की क्षमता कम हो जाता है विटामिन ई की कमी से। साइनोक्वालमिन इसे विटामिन B12 कहा जाता है और इसकी वजह से घातक रक्त अल्पता हो जाता है, रक्त की कमी हो जाता है। और पैरिडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 कहा जाता है और इसकी वजह से मानसिक व्याधियां हो जाता है, यानी मानसिक रोग हो जाता है, मंद बुद्धि होता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। किसी वृक्ष को अधिक हानि निम्नलिखित में से कैसे पहुंचती है, तो किसी वृक्ष की अधिकतर हानियां उसकी छाल को नाश करके पहुंचाया जा सकता है। BMD प्रशिक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है, तो BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मैरो डेंसिटी, बोन मैरो डेंसिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर, इसमें कथन 1 में कहा गया है कि गोल्डन राइस जैविक प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा के प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित करता है, यानी पीला चावल में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसमें से कथन 1 और आर दोनों सही है। आगे देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर बिल्कुल नहीं कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर या बागवानी को कहा जाता है और सब्जियों की खेती को इसको ओलेरी कल्चर कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है। और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। परितंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन यह है कि जीवों का समुदाय, परितंत्र उसे कहते हैं जिसमें जीवों का समुदाय हो और साथ ही साथ वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे परितंत्र कहा जाता है। 3 नंबर इसका सही है। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। 2 नंबर सही है। और अर्धसूत्री विभाजन यह लैंगिक विभाजन है, लैंगिक विभाजन है। समसूत्री विभाजन यह अलैंगिक विभाजन है, अलैंगिक विभाजन है। निम्नलिखित में कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, वह हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। बिहार से संविधान सभा के लिए कितने मेंबर चुने गए थे। तो बिहार से संविधान सभा के गठन के समय
36 सदस्य को चुना गया था। 2 नंबर सही हो जाएगा। और यह संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया और यह प्रथम बैठक इस दिन को हुआ था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। फिर इसके अगले बैठक को 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आजादी से पहले संविधान सभा के लिए कुल 389 मेंबर था और आजादी के बाद फिर 299 हो गया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि यह इसलिए माना जाता है कि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया और यहीं से पाकिस्तान के अलग अलग पाकिस्तान का मांग उठने लगा था राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो यह जो लेख था यह पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया था। पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बिहार के बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा नांगलपुर नामक शहर का स्थापना किया गया था। आचार्य विनोबा भावे जो अपने भूदान आंदोलन के माध्यम से भू सुधार अथवा भूमि वितरण करना चाहते थे। प्रथम भूदान 18 अप्रैल 1951 को किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश के जो अभी वर्तमान में तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में है। निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक से संबंधित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था और इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. हुम और आनंद मोहन बोस। ये तीनों का संबंध है लेकिन सूर्यसेन का नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सूर्यसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार से है। किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है? तो कांग्रेस के कोलकाता का विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। वी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 ईस्वी में किया गया था। यह कांग्रेस की और यह प्रथम महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगर प्रथम भारतीय पूछता तो प्रथम भारतीय में हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया। सी.आर. दास के द्वारा 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रेडर सिद्धांत किससे संबंधित है? दत्त ब्रेडर सिद्धांत का संबंध साम्यवादी आंदोलन से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी हो जाएगा और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी है। तो 34 का 2 नंबर सही है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो यह जो सुझाव दिया था यह लॉर्ड इरविन के द्वारा दिया गया था। इसी ने कहा कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं होगा। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था और साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 27 मई 1930 को दिया था। 27 मई 1930 को इसने अपना रिपोर्ट दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। 3 फरवरी 1928 को इसका आगमन भारत में हुआ और इसने अपना रिपोर्ट 27 मई 1930 को दिया था। भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हक के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह जो हस्ताक्षर था यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए था। मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्नामित किया गया था? तो इसे बाद में अभिनव भारत समिति के नाम से जाना जाता है। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया और इसके बाद में इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत समिति किया गया और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के ही द्वारा किया गया है। मराठों के साथ होने वाले संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। कौन सा वह संधि है जिसे वारेन हेस्टिंग्स मात्र कागज का टुकड़ा
मात्र मानता था तो वह है पुरंदर की संधि, और यह जो संधि था यह 1776 ईस्वी में हुआ था। मदर इंडिया का संबंध किससे है? तो मदर इंडिया का संबंध कैथरीन मेयो से है। कैथरीन मेयो से है। निम्नलिखित में कौन है एक सला चापेल की संधि से संबंधित है? एला सापेल की संधि से संबंध है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, या फिर कह सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो 1746 से लेकर 48 तक हुआ था, और इसका अंत एला सापेल की संधि के तहत ही हुआ था, और इसका संबंध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेके 1754 ईस्वी तक हुआ था, और इसका जो अंत था यह पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एला सापेल की संधि के तहत हुआ, और दूसरे कर्नाटक युद्ध का अंत जो 1749 से लेकर 54 तक हुआ, इसका अंत पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक हुआ, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 तक पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 63 तक था, और यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। भारत के उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमा पर जो त्रिसंधि है वह है भारत, चीन और म्यांमार। आगे देखिए 42 नंबर, बुग्याल या प्यार घास किस प्रदेश में पाया जाता है? बुग्याल और प्यार घास का जो मैदान है वह उत्तराखंड में पाया जाता है। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियां जिन राज्यों के सीमा पर स्थित है वह कौन सा है? तो कार्डेमम की पहाड़ी दक्षिण भारत की आखिरी पहाड़ी है, अंतिम पर्वत श्रेणी है, और यह केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। कार्डेमम की पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। आगे देखिए 45 नंबर, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है? तो आइए देखते हैं। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से हुआ है। ब्यास कुंड से हुआ है, और यह रोहतांग दर्रे से भी होता है जो हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारलाचला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में हुआ है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और सतलज नदी का उद्गम राकस ताल से हुआ है जो भारत के बाहर है। तो 4 नंबर हो जाएगा। मानसूनी हवाएं की जो विशेषता नहीं है वह कौन सी है? यानी चारों ऑप्शन में से मानसूनी हवा की विशेषता कौन नहीं है? तो वह हो जाएगा वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, यही विशेषता नहीं है। 4 नंबर इसका सही आंसर है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया उत्तरदायी होता है। लीसा किससे प्राप्त होता है? जो लीसा है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। लीसा चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। फॉरबिडन सिटी किस देश में स्थित है? फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है। चीन में स्थित है। आगे 50 नंबर, सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ और महत्वपूर्ण मरुस्थल है जो उनका नाम निम्न है, वह है गिब्सन, वारवटन, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील हो जाएगा विक्टोरिया झील, और यह 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगता है। और 3 देश है युगांडा, केन्या और तंजानिया। यह तीनों देश की सीमा से लगता है विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी की धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो पृथ्वी की धरातल पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है, और सबसे अंत में पहुंचता है एल तरंगे। सबसे पहले पहुंचेगा पी तरंग, 2 नंबर सही है, और सबसे अंत में पहुंचेगा एल तरंग, और दूसरे नंबर पर है एस तरंग। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने धुरी पे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 2 ग्रह है, वो शुक्र और अरुण ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आगे देखिएगा दोस्तों 54 नंबर, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है? तो फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है, शनि के उपग्रहों की संख्या 146 है, और वरुण के
उपग्रहों की संख्या 14 है। आगे 55 नंबर कि निम्न में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? किस पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है और यह 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में स्थित होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। 57 नंबर देखिएगा कि हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने। पी श्याम निखिल को बनाया गया है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे 59 नंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषित किया गया है। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इफ्को का नया अध्यक्ष दिलीप संघानी को बनाया गया है। इफ्को का नया अध्यक्ष दिलीप संघानी को बनाया गया है। यहाँ देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि फोन पे हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो फोन पे ने अभी हाल ही में श्रीलंका में अपना यूपीआई सेवा शुरुआत किया है। 62 नंबर है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हो जाएगा एच.सी. भाभा। एच.सी. भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा के जनक है। बायोडायवर्सिटी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया है। वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया है। आगे देखिए 64 नंबर कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है? तो मिथुन का पंजीकरण असम राज्य में किया गया है। आधिकारिक तौर पर इसका पंजीकरण असम राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है 65 नंबर की महिला T20 विश्व कप में भारत की कप्तान कौन होगी? तो महिला T20 विश्व कप में भारत के कप्तान है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर T20 महिला विश्व कप की कप्तान है। हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो यह पुरस्कार हैदराबाद एयरपोर्ट ने अपने नाम कर लिया है। किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताजा मामला सामने आया है? तो बर्ड फ्लू का अभी लेटेस्ट में मामला उड़ीसा राज्य में आया है और बर्ड फ्लू को H5N1 भी कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में उदयपुर शहर में किया गया है। उदयपुर शहर में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। इस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया गया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी हिमाचल प्रदेश राज्य में दिया गया है। और दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी में किया गया है। और आप लोग को कितना प्रश्न सही हो रहा है इस सेट से कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे 71 नंबर भारत के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया गया है? तो यह नेपाल के साथ सहयोग किया गया है। नेपाल के साथ सहयोग किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। महाराष्ट्र हो चुका है। निम्न में से किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? इस देश की संसद को डायट कहते हैं तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। इजराइल की संसद को नेसेड कहा जाता है। इजराइल की संसद को नेसेड कहा जाता है। स्पेन की संसद को कोटेस जनरलेस कहा जाता है और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। मजलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत की खारे पानी के सबसे बड़े झील चिल्का झील है और यह एक प्रकार का लैगून झील है। लैगून झील है। वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इसका सही आंसर है। शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष मान्यता दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा तमिल को 2004 में मान्यता दिया गया है। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत को 2005 में मान्यता दिया गया है। तेलुगु एंड कन्नड़ को 2008 में मान्यता दिया गया है। मलयालम भाषा को
मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा के श्रेणी में 2013 में रखा गया है और ओडिसी को 2014 में रखा गया है। ओडिसी को मान्यता 2014 में दिया गया है। आगे 77 नंबर, करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति का संबंध ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है। 2 नंबर सही हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया है। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है किसको? तो राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? तो यह मौद्रिक नीति का भाग है। मौद्रिक नीति का भाग है। आगे देखिएगा दोस्तों 81 नंबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। तो 1 नंबर सही है। अगर यही पूछे कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया है, तो इसकी स्थापना 1925 में किया गया है। सीपीआई को कौन जारी करता है? सीपीआई को एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। वरीयता क्रम के अनुसार 5वें स्थान पर कौन से पदाधिकारी आएगा? तो वरीयता क्रम के अनुसार 5वें नंबर पे आ जाएगा पूर्व राष्ट्रपति। 4 नंबर सही है। अगर उप पीएम की बात करें तो ये 5 के क के स्थान पे आएगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो यह 3रे नंबर पे आएगा। पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो यह 7वें नंबर पे आएंगे और पहले नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहले नंबर पे हो जाएगा। आगे 84 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएगा रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। यदि सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? तो यह 30 दिनों के भीतर अपील किया जा सकता है। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 100वां संविधान के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण हुआ था। 102वां संविधान संशोधन का संबंध ओबीसी से है और 103वें संविधान संशोधन का संबंध ईडब्ल्यूएस से है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया है? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ली आयोग के सिफारिश पर किया गया है और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। अगला 88 नंबर की राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं कौन कौन? तो राज्य विधानसभा के मेंबर कौन होता है? नहीं, यहाँ पे पूछा गया कि राज्य विधानसभा के सदस्य किस रूप में या किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यह जो है यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो 88 का 2 नंबर सही हो जाएगा। 89 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य को 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें 86वां संविधान संशोधन के अनुसार एक अनुच्छेद 21 को 1 जोड़ा गया और इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। और यह जो था 86वां संविधान संशोधन यह युक्त है कि 11वां मौलिक कर्तव्य तपस मजूमदार समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित करता है? तो प्रेस की आजादी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 2 नंबर सही है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण का बात अनुच्छेद 22 में कहा गया है। अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार था जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। आगे देखिए 91 नंबर, इसमें यदि किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात दिया गया है तो उसका लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दिया है। क्रयमूल्य 10 रुपया और 11 विक्रयमूल्य, यानी कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदा जा रहा है और उसे 11 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ क्या होगा? तो लाभ 1 रुपया बटा क्रयमूल्य गुना 100 यानी 10% का लाभ है। 92 नंबर देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। अगर भिन्न में दिया गया है और छोटा बड़ा पूछ रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे चुनाव कर सकते हैं। कैसे आएगा? तो 7 चौके 28 हो जाएगा और 5 25। तो यहाँ पे देखिए 7 चौके 28 ये बड़ा हो गया और यहाँ पे 5 25 ये छोटा है और ये बड़ा है तो हम इसे हटा देंगे, बड़ा को काट लेना है। फिर देखिए 9 5 45 और 7 7 49
तो इसमें बड़ा 7/9 है, तो इसको काट लेंगे, खत्म हो गया। अब बच गया 5/7 और 7/6, तो 6×5 = 30 और 7×7 = 49। तो ये भला भाग बड़ा हो गया और ये छोटा बच गया हमारा, तो 5/7 इसका सही आंसर है। 93 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है और पाइप सी एक टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तो इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए बनाते हैं। तो टंकी ए, पाइप ए एक टंकी को 20 मिनट में भरेगा, बी भरता है 30 मिनट में और सी खाली करता है 60 मिनट में। तो खाली करने को माइनस हो गया और इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो टंकी ए एक भाग को भरेगा 3 मिनट में और बी का भाग हो गया 30 दूना 60 और सी का हो गया 1। ये 1 मिनट में 3 भाग भरेगा ये, और बी भरेगा 1 मिनट में 2 भाग और सी 1 मिनट में 1 भाग को खाली करेगा। वो देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भाग भर रहा है। तो यहाँ पे 5 भाग भरेगा और 1 भाग खाली करेगा, यानी 1 मिनट में 4 भाग भरा जा रहा है। तो 1 मिनट में 4 भाग, तो यहाँ से भाग दे दीजिए, तो 15 मिनट में यह टोटल भर दिया जाएगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 15 मिनट। 94 में यहाँ पे विषम को चुनना है, विषम को का चुनाव करना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी 76 और 25 यह विषम है। आगे देखिए 95 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर अपना श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे 10 जोड़ दिया गया, 6 10 16 हो गया, और 16 और 8 24 24 6 4, और यहाँ फिर 4 जोड़ दिया, 4 4 8 और 8 2 यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा। जे आंसर है, यानी पहले 10 जोड़ा, फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2, तो इसका जे सही आंसर है। यहाँ पे देखिए 96 नंबर प्रश्न में इसमें कहा गया है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ए सी के बाईं ओर। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कहा गया कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए जो है सी के बाईं ओर, तो यहाँ पे हम सी ले लेते हैं और ए सी के बाईं ओर में, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर है कि ई डी के दाईं ओर है, तो यहाँ पे ई डी का संबंध नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए डी सी के बगल में बैठा हुआ है, तो डी जो है सी के बगल में है, सी के बगल में एक तरफ ए है, तो यहाँ पे जगह यहाँ पे बचता है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए डी हो गया, तो डी का संबंध यहाँ से दिया गया है, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, ई डी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पे ई बैठा हुआ है। और फिर देखिए कि बी ई और एफ के दोनों के ठीक बगल में है, तो बी जो है ई और एफ दोनों के बगल में है, तो यहाँ पे ई हो गया, तो यहाँ पे बी रख देते हैं और यहाँ पे एफ, क्योंकि यही 2 स्थान खाली था, तो ये आ गया, पूरा गोला भरा गया। अब पूछा गया कि ए के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए के बाईं और दूसरे स्थान पर पहला दूसरा बी हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर है। 97 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। शैतान की आंच का मुहावरा होता है लंबी बातें, लंबी बातें इसका सही आंसर है। 98 नंबर देखिएगा कि जिसकी आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो जिसकी आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहा जाता है। लिव्स इन ऑटम, तो इसका जो है यहाँ पे भरना यहाँ पे हो जाएगा फॉल ऑफ लिव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। अ वाइल्ड गोज चेज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइंटलेस सर्च इसका सही उत्तर है। तो चलिए यहाँ पे हमारा कौटिल्य जीएस का सेट नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें।